चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे वाला। पहले आपको ऊर्जा खपत के बारे में बताया गया था कि ऊर्जा खपत आप कैसे निकालिएगा। तो ऊर्जा खपत के लिए पहले लोड को कैलकुलेट करना होता है कि आपके घर में कितना लोड है, उसको किलोवाट घंटा में बदलना होता है और किलोवाट घंटा ही यूनिट होता है। जितना यूनिट चार्ज करेगा, एक यूनिट का जितना दाम चार्ज करेगा आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। कल निकाल के आपको बताए थे कि ऊर्जा खपत कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले टोटल आप लोड को जोड़ दीजिए, कितना पंखा है, क्या है जो यूज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट किसमें कर दीजिए, किलोवाट घंटा में। वही किलोवाट घंटा यूनिट हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करके पर यूनिट में हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, तो आज हम लोग विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले संकेत के बारे में बात करेंगे कि विद्युत परिपथ में, धन्यवाद, विद्युत परिपथ में कौन कौन सा संकेत होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, वही हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बन प्रतिरोधक एवं कलर कोड में। चलिए, तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे जहां तक हुआ था आगे। हेडिंग देंगे विद्युत परिपथ में, हेडिंग दिया जाए आगे विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों के लिए, विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों के लिए, विभिन्न अवयवों के लिए उपयोग में, विभिन्न अवयवों के लिए उपयोग में आने वाले, उपयोग में आने वाले प्रतीक या चिन्ह, हो गया बालक, उपयोग में आने वाले प्रतीक या चिन्ह मतलब कौन कौन सा सिंबल है जो हम लोग यूज करेंगे सर्किट में। जैसे डायोड था, आप देखे थे डायोड किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे। तो बहुत सारा सिंबल है, एक एक करके बात करेंगे। देखिए, एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सेल के लिए। सेल बैटरी होता है। तो बैटरी तो बहुत दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं कि बैटरी में दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ये बड़ा होगा, निगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहा जाता है, उच्च विभव, और निगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल, निम्न विभव कहेंगे। अब 2 नंबर में है सेलों का समूह, सेलों का समूह, सेलों का समूह ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो बहुत सारा सेल जोड़ना है, तो एगो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। करना क्या है, एक प्लस रखिए दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, यही कहलाता है सेलों का समूह। क्लियर है बालक? 3 नंबर में कहेगा वायर बताइए, तार बताइए। तार को कैसे दिखाइएगा, कुछ नहीं करेंगे, एगो सीधा लाइन खींच देंगे। क्लियर है बालक? उसके बाद कह दिया जाएगा कि आप संधारित्र को बताइए। संधारित्र आपको याद होगा, पीछे पढ़े थे हम लोग, संधारित्र कैपेसिटर बालक। तो ध्यान देंगे, इसमें 2 टर्मिनल हम लोग लेते थे और दोनों बराबर प्लेट में, एक पर प्लस आवेश था और दूसरे पर माइनस। एक उच्च विभव एक निम्न विभव, और दोनों बराबर हाइट का लेना है, बड़ा छोटा नहीं लेना, फिर वो बैटरी हो जाएगा। बराबर हाइट का रहेगा, एक पर पूरा प्लस एक पर पूरा माइनस। डायग्राम बनाइए तो जल्दी।
हो गया बालक। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये 4 संधारित्र तक है। 5 नंबर में देखा जाए, 5 नंबर में है तार संधि स्थल। तार संधि स्थल, तार संधि स्थल का मतलब होता है कि जहां आप वायर को कनेक्ट करते हैं, तो वायर को कनेक्ट कीजिएगा, जैसे यहां कनेक्ट किए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। 6 नंबर में है खुला प्लग कुंजी, इसको ओपन प्लग की कहा जाता है, और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। ये प्लग रहता है बालक, तो स्विच या प्लग अलग अलग होता है। देखिए प्लग क्या होता है, तो ई वाला प्लग है, इसको निकाल देंगे तो खुला है, अभी बंद है। अब ये जो प्लग है अंदर है तो बंद है, ये प्लग होता है। स्विच होता है वो ऑन ऑफ करने वाला जो वहां देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका डायग्राम अलग होता है और प्लग का अलग होता है। तो ये खुला हुआ है, मतलब इसमें से ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब अगला जो है 7 नंबर में, इसको लिखेंगे बंद प्लग कुंजी, और ये कुछ इस तरीके से होगा, और ये बंद है, क्लोज है। इसके बाद 8 नंबर में खुला स्विच, खुला स्विच, ओपन स्विच। तो स्विच को डिनोट करने का तरीका कुछ ये रहेगा, ये ओपन है बालक। एक बंद स्विच भी ले लेंगे। स्विच और प्लग में अंतर समझ में आ रहा है ना जी? सामने दिखा है वो स्विच है, ये प्लग है आपका। दोनों ज्वाइंट है, दोनों ज्वाइंट है स्विच। अब देखिए इसका मतलब यहां पर जब प्लग खुला स्विच होगा तो बल्ब ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? मान लीजिए कि स्विच आप खुला रखे हैं तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? क्यों? करंट कैसे पास करेगा जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। आप स्विच को बंद कर दिए हैं, स्विच को बंद कर दीजिएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑन हो गया। कहा जाता है ना कि बल्ब को ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। तो ऑफ का मतलब वो बंद करना है, तो बंद करने के लिए परिपथ को तोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ टूट गया, और आप बंद कर दिए स्विच को, तो स्विच को बंद करने का मतलब वो ऑन हो गया। इस तरीके से नोटेशन लिखा जाता है। यहां भी ओपन रहेगा तो याद रखिएगा ऑफ रहेगा, क्लोज रहेगा तो क्या रहेगा? ऑन रहेगा सर्किट में। जल्दी तो धीरे धीरे ये आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे आगे सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। संधारित्र वाला तो पहले भी यूज किए थे हम लोग। बैटरी भी बहुत दिन से यूज हो रहा है। हटा दिया जाए इसको, जल्दी जल्दी बनेगा।
चलिए बन गया। इतना समय लगेगा जी? 10 नंबर में प्रतिरोधक 11 नंबर में वोल्ट मीटर 12 नंबर में आमीटर 13 नंबर में बल्ब 14 नंबर में इधर लिख देगा 14 नंबर डायोड। तो देखिए इधर साथ ही साथ मत लिखो जी, हम इधर लिखना चालू करते हैं, इधर लिखना चालू करता है। पहले देखो समझो उसके बाद लिखना। हो सकता है गलती लिख दे फिर काटना पड़ जाएगा। देखो इधर प्रतिरोधक है बालक। प्रतिरोधक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक विद्युतीय यंत्र होता है जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज का मापन करेगा। इसको डिनोट करने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा, एक तरफ प्लस कर लेंगे, एक तरफ माइनस। माइनस वाले को थोड़ा छोटा रखिएगा। इसके बाद एमीटर है, एमीटर करंट का मापन करता है, तो इसका भी 2 टर्मिनल प्लस और माइनस। एक चीज और बता दें, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए धारा का मापन कौन करता है, तो एमीटर करता है। लेकिन एक और डिवाइस है वही विद्युत धारा का मापन करता है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर, जिसको धारा मापी कहा जाता है। उससे भी मापा जाता है करंट को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एमीटर से किसी भी करंट को मापा जा सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से छोटा मात्रा में, मतलब जो कम करंट होता है उसका मापन हम लोग करते हैं। सारा करंट का मापन उससे नहीं होगा। ठीक है, तो एमीटर करंट का मापन करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन करता है। बल्ब को डिनोट करने का तरीका, डायोड को डिनोट करने का तरीका, और प्रेरक इंडक्टर कहा जाता है। डायग्राम बनाइए सब। तो जितना डायग्राम है एक एक करके हम लोग दिखाएं, और ध्यान देंगे इसमें अभी 2 डायग्राम और बना देंगे। 2 डायग्राम, एक चीज और, इसमें क्वाइल जैसा कर लीजिएगा, क्योंकि बल्ब में टंगस्टन होता है, इसको थोड़ा हम सुधार दे रहे हैं। बल्ब में देखिएगा नाइक्रोम का वायर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा, इसमें और इसमें अंतर है। ये जो है क्वाइल है, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरक के बारे में। ये क्वाइल गोल गोल टाइप का होगा, मेरे पास है भी स्प्रिंग टाइप के, एक देखे थे ना हम लोग, वो स्प्रिंग नहीं है बालक, थोड़ा बड़ा साइज में होता है। तो चलिए उसको खोज के रखा जाएगा कहाँ पर है। उसमें क्या है कि हेलिक्स टाइप का, स्प्रिंग टाइप का ही होता है, थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, उसको प्रेरक कहा जाता है। और उसमें जो पढ़ेंगे प्रेरकत्व तो पढ़ना होगा। यहां बल्ब में क्या करेंगे, देख लीजिए इसको। और 2 आपको बता देंगे, एक बता देंगे धारा नियंत्रक वोल्टेज कंट्रोलर, एक बताएंगे बिना संधि के तार क्रॉसिंग। मतलब बिना जोड़े हुए आपको क्या करना है, तार को क्रॉस करना है। हो गया बालक?
तो बल्ब है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, प्रतिरोधक है, डायोड है, प्रेरक है। ठीक है, ये सारा एक एक करके हम लोग समझेंगे। चलिए, तो 16 नंबर में ले लेते हैं हम लोग धारा नियंत्रक, वोल्टेज कंट्रोलर। हटा दे इसको। देखा जाए 16 नंबर में धारा नियंत्रक, वोल्टेज कंट्रोलर कहा जाता है। इसको सूचित करने का तरीका है बालक, एक प्लस एक माइनस, ये सूचित करने का तरीका हो गया। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, इसका मतलब क्या है कि एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर से आपको ले जाना है। तो अगर मान लीजिए ऐसे खींच दिया गया तो कोई कहेगा आप तार को काट के जोड़ के ले गए। ठीक है, तो हमको अगर बताना है कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार क्रॉस किया गया है, तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके का डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से अलग। ठीक है, इसको बोलते हैं बिना संधि के तार क्रॉसिंग। मतलब एक तार गया है और ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दिए, मतलब ये क्रॉस किया है, इसको काट के जोड़ा नहीं गया है। इसको कहा जाता है क्रॉसिंग द वायर। डायग्राम बनाइए दोनों। क्रॉसिंग द वायर। हो गया बालक। तो ये हमारा कुछ सिंबल था जो कि सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। तो विद्युत परिपथ में ये सारे सिंबल हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप खरीदिएगा, कोई भी डिवाइस खरीदिएगा, तो देखिएगा उसमें एक लिस्ट रहता है, मैनुअल कार्ड रहता है, कैसे चलाना है, किधर से आपको कौन सा प्लग जोड़ना है, सारा उसका डायग्राम दिया रहता है। उससे क्या होता है कि कभी अगर वो खराब होता है सिस्टम और आप मैनुअल कार्ड अगर देते हैं इलेक्ट्रिशियन को, तो देख के समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप सर्किट में अगर प्रतिरोध को, वोल्टेज कंट्रोलर को, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट को दर्शाना हो तो सबके लिए एक अलग अलग चिन्ह लिया गया है। उस चिन्ह की सहायता से उसके बारे में हम लोग पहचान करते हैं। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारा है, जीना डायोड है, बिल्कुल होता है, अचर भी होता है, परिवर्ती भी होता है। ध्यान देंगे, अभी इतना ही नहीं है बालक, बहुत सारा है। जैसे जैसे प्रयोग में आएगा वैसा वैसा हम लोग सीखेंगे। जीनर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सोलर पैनल है, एलईडी है, अभी तो बहुत सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जब पढ़ेंगे उसके बारे में उस समय समझेंगे कैसे डिनोट किया जाता है। अब डायोड में आप क्यों बनाए हैं? इसमें दो पार्ट होता है, एक पी पार्ट होता है, एक एन पार्ट होता है। जैसे डायोड लिखे हैं तो यहाँ से जो तीर वाला देख रहे हैं ना, ये पी भाग होता है यहाँ तक, और ये वर्टिकल लाइन से इधर वाला सब एन पार्ट होता है। तो उससे पहले भी आपको पी और एन के बारे में बताना होगा कि पी मतलब पॉजिटिव होता है, एन मतलब निगेटिव। तो जब आएगा उस समय हम बात करेंगे विशेष रूप से इस पर कि ये क्या होता है, पी पॉजिटिव कौन होगा, एन निगेटिव कौन होगा। ये सारा सेमीकंडक्टर में पढ़ना होता है, अर्धचालक में। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? तो कार्बन प्रतिरोधक एवं उसका कलर कोड।
ठीक है, हम लोग प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो प्रतिरोध किसके लिए होगा, तो कार्बन प्रतिरोधक के लिए होगा। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे कार्बन प्रतिरोधक, हेडिंग देंगे कार्बन प्रतिरोधक एवं, कार्बन प्रतिरोधक एवं इसका कलर कोड, 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 यही है ना जी। चलिए, कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड, कार्बन प्रतिरोधक है एवं इसका कलर कोड, इंग्लिश में लिखना होगा तो कार्बन रेसिस्टर एंड इट्स कलर कोड। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, तो नामे में लग गया कार्बन, इसका मतलब कि ये जो प्रतिरोधक है ये कार्बन से बना हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सर सभी प्रतिरोध कार्बन से बनता है, नहीं, जो सस्ता प्रतिरोधक होता है वही कार्बन से बनता है, और इस प्रतिरोधक का सबसे अधिक मात्रा में परिपथ में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक जो होता है दो तरह का होता है, दो नहीं टाइप तो बहुत सारा है, लेकिन एक चर होगा एक अचर होगा। चर मतलब जो बदलते रहता है, हमारा मन है कि 10 को 20 ओम कर दे तो 20 ओम कर देंगे, 40 ओम कर दे तो 40 ओम कर देंगे। चर नियत मतलब या अचर मतलब होगा जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। जब बन गया कि 2 ओम का है तो जहां जोड़ेंगे तो 2 ओम का प्रतिरोध क्रिएट करेगा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखेंगे इसको। ध्यान देंगे, यही आपका प्रतिरोधक है बालक, और ये कार्बन प्रतिरोधक है। अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यही कार्बन प्रतिरोधक होता है, इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्यों कार्बन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन सस्ता होता है और काफी आसानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए इसका ही हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखिएगा तो सबसे ज्यादा इसी तरीके का प्रयोग होता है, जरूरत के हिसाब से देते हैं, ये अलग अलग पावर का होता है जी। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर इस पे कहीं वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखेंगे इसमें वैल्यू लिखा नहीं रहता है, उस वैल्यू के लिए इस पे कलर का कोड दिया रहता है। जैसे आप देखे होंगे 1 2 3 4 4 तरह का रंगीन वलय है, इसको वलय कहा जाता है, सर्किल को हम लोग वलय कहेंगे। तो ये 4 रंगीन आपको वलय दिख रहा है, और इसी रंग की सहायता से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए हमको पढ़ना है कलर कोड, कि मतलब किस रंग का क्या कोड बनाया गया है, किस तरीके से इसका प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे। क्लियर है बालक? अब बहुत सारा है, एक चीज और आप देखिएगा, इस सब में तो 3 गो दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, आगे देखिएगा तो 4-5 गो आपको दिखाई देगा। मतलब इसमें रंगों का संख्या बदल सकता है, किसी में 4 गो होगा, किसी में 5 गो होगा, किसी में और ज्यादा अधिक हो सकता है। तो समझना होगा कि सर ये रंग क्या बता रहा है, हम लोग कैसे इसका मतलब वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पूरा देख लेते हैं। ये भी आपका प्रतिरोधक है। अब देखिए इसमें जो ये रंग है ये अलग अलग रंग है, ये क्या बताता है तो सुनिएगा। यहाँ पर ये जो 2 गो होता है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला ये अंक को बताता है, मतलब ये दोनों के लिए हम अंक का वैल्यू लिखते हैं, ये तीसरा के लिए गुणक का वैल्यू लिखते हैं, और चौथा के लिए सहन सीमा जिसको टॉलरेंस कहा जाता है उसका वैल्यू लिखा जाता है। तो सवाल ये है कि सर इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके समझाइए। तो आएंगे, पहले इसको कंप्लीट देखिए। कार्बन प्रतिरोधक अभी यही आप देख रहे हैं, तो ध्यान देंगे ये लेड रॉड हो गया जो जुड़ा रहता है ना जी,
बड़ा होगा तो प्लस है, वो छोटा है तो माइनस है। अब देख सकते हैं इसमें कार्बन भरा हुआ है। कार्बन काफी आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, इसीलिए ज्यादातर हम लोग कार्बन का ही बनाते हैं। और याद रखेंगे ई वाला जो होता है ये नियत प्रतिरोध होता है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर 2 ओम है तो 2 ओम रहेगा, 2 से 3 नहीं होगा। चलिए अब देखिए यही इसका कलर कोड है। जो जो रंग है उसका नाम लिख लेंगे। इसमें गुणक होगा, अंक होगा, इसमें डिजिट जिसको कहा जाता है, एक गुणक होगा। गुणक मतलब 10 के पावर में हमेशा रहेगा। और यहाँ पर टॉलरेंस है जिसको सहन सीमा कहा जाता है। तो अभी क्या है इसको समझेंगे। और इसी कलर कोड को याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जो आप सामने देख रहे हैं। अभी आधा ही फॉर्मूला है, आधा हम जोड़ देंगे। और देख लीजिए टोटल प्रतिरोधक, आप एक ही टाइप अभी देखे थे, यही दोनों। अभी देखिए जितना सामने दिख रहा है ये सब प्रतिरोधक है, लेकिन अलग अलग टाइप का है। कोई वेरिएबल है, कोई नॉन वेरिएबल है, कोई अचर है, कोई चर है। तो ये आप देख सकते हैं जितना दिख रहा है सब प्रतिरोधक। देखिए सब में रजिस्टर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आप पूछ रहे थे कि सर बदलता है ना? बिल्कुल बदलता है। देखिए ना, ये भी बदलने वाला है, ये भी बदलने वाला है। हम जितना चाहें इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना आप देख रहे हैं सब प्रतिरोधक ही है बालक। देखिए सब में रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आप देखे होंगे इस तरीके का। तो ये जितना है सब प्रतिरोधक का टाइप है बालक। डिपेंड करता है कि किस सर्किट में आपको जोड़ना है। ठीक है, उसका मात्रा कितना है, ज्यादा प्रतिरोध है कि कम है, अचर रखना है, प्रतिरोध की बदलना है, उसी के हिसाब से सब यूज होता है। क्लियर है? अब ई तो यहां देख रहे हैं। अब इसके बाद कहां देखने के लिए मिलेगा? तो जब कोई सर्किट खोलिएगा ना, ठीक है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी देख सकते हैं, चौड़ा है, किसी में पतला है, किसी में सिलेंड्रिकल है, अलग अलग टाइप का है। ठीक है, किसी में बॉक्स जैसा है। जितना देख रहे हैं एडजस्टेबल, देखिए नाम में लगा हुआ है एडजस्टेबल, मतलब जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। हमारा मन करेगा तो बढ़ा भी देंगे, हमारा मन करेगा तो घटा भी देंगे। तो वो एक तरह का क्या हो गया, चर हो गया। चर मतलब जो बदलता है। तो ये सब प्रतिरोधक है। अभी नाम लिखा हुआ है कि 2 तरह का होगा, लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। आपको पढ़ाया गया था ओम के नियम में रेखीय अरेखीय, वही तो है। रेखीय और अरेखीय कहा जाता है। फिक्स टाइप, वेरिएबल टाइप। फिक्स मतलब जो नहीं बदलेगा, वेरिएबल मतलब जो बदल जाएगा। अब इसका इतना टाइप हो गया, इसका इतना टाइप हो गया। नॉन लीनियर में देख सकते हैं उतना टाइप है। और यही सब पीछे डायग्राम में बनाया हुआ था। अभी जो आप डायग्राम देख रहे थे तरह तरह का, सबका ही नाम लिखा हुआ है कि कौन वायर राउंड है, कौन थिक है, कौन थिन है, यही इसी में लिखा हुआ है। वायर राउंड दिख रहा है ना जी? अभी थिन है, थिक भी होगा, एडजस्टेबल भी होगा, अलग अलग टाइप का है। एक और है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना आपको दिख रहा है सब प्रतिरोधक का टाइप है। अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, आगे पीछे करिए ना, इसको यहां से घसका के यहां कीजिए, यहां से यहां कीजिए। जैसे जैसे बढ़ाइएगा ये आपका बदलता जाएगा प्रतिरोध। 10 ओम का मन है, इसको यहां कर दिए। 20 ओम चाहिए तो यहां कर दिए। 30 ओम चाहिए तो यहां कर दिए। ठीक है, इसमें वैल्यू लिखा रहता है कि कितना प्रतिरोध जनरेट करेगा। नाम में देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलता है। चिन्ह है कि सर मान लीजिए कि सब प्रतिरोध को मतलब वैसे ही लिखेंगे जैसे डायग्राम में बताए थे, तो नहीं वाला। ये फिक्स वाला हम लोग लिखते हैं। अगर फिक्स नहीं रहेगा तो इसे लिखना है। ठीक है, फोटो, जैसे फोटो एलईडी हम लोग पढ़ेंगे, सोलर सेल पढ़ेंगे, तो देखिएगा उस पर तीर जैसा हम लोग ऐसे दे देंगे। एडजस्टेबल है, टैप्ड है, ठीक है, थर्मोसिस्टर है, अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं ज्यादा? हम लोग यही वाला यूज करते हैं, फिक्स वाला ज्यादा यूज करते हैं। फिक्स वाला कौन होगा? तो कार्बन ही वाला ज्यादा होता है। बाकी सब मेटल का भी बनता है, ऐसा नहीं कि सब कार्बन का बनेगा। कार्बन से इसलिए बनाया जाता है ताकि थोड़ा सा सस्ता हो बालक। देखिए परिपथ में जोड़ा गया, देखिएगा जोड़े हुए इसको। यहाँ लिखा रहता है, ये नहीं कि जहां मन जोड़ दीजिए कुछ हो, यहाँ लिखा रहेगा रेसिस्टर R1 R2 R3 लिखा रहता है। ठीक है, नहीं अगर मालूम होगा तो चले जाना है कोई दुकान पर, इलेक्ट्रिक का दुकान, जाके बोलिएगा कि हमको पीवीसी दीजिए या किट दीजिए, तो हरा रंग का एक बोर्ड दे देगा।
और उसको पढ़ लेना सब जगह। कैपेसिटर लगाना है तो C लिखेगा, C1 C2 C3 करके देगा। प्रतिरोधक लगाना है तो R1 R2 R3 देगा, ठीक है। मतलब जो जहां रहेगा वहां पर उसका नाम लिखा रहता है, ठीक है। सीरीज में है कि पैरेलल में, सब लिखा रहता है कि आपको कैसे वायरिंग करना है। ये भी आपका तो बता चुके हैं कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस, डायोड का चिन्ह बनाए थे आप, P और N वाला, देखिए कैसा है। अर्धचालक होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, तो देखिए डायोड का ई सिंबल है, ठीक है। इंडक्टर है, अभी कॉइल इसे लपेट के बनाए थे, ये इंडक्टर है, संधारित्र है, बाकी सबसे आप परिचित है। यही तो समझा रहे थे आपको कि ई वाला प्लस होता है, ई वाला माइनस, ई एनोड होता है, ई कैथोड होता है। दिख रहा है ना बालक, ये बता भी रहा है कि छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस। अब देखिएगा अलग अलग डिवाइस है आपका, बैटरी है 9 वोल्ट का जो इसमें लगा हुआ है, ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। रिले है, यही वोल्टेज चेंज करने में, ध्यान देंगे जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है तो इसको रीड करने का काम यही रिले करता है बालक। वोल्टेज आया तो रीड किया कितना है, कितना से कितना हमको बदलना है, 10 को 20 करना है कि 22 करना है कि 50 करना है, ये रिले, ठीक है, रीड करता है। इसीलिए उसमें एगो आवाज आता है खटखट का, देखिएगा कुछ देर में खटखट करते रहता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, तो रिले का काम होता है, रीड करना और चेंज करना। कहाँ लगा रहेगा, उसके अंदर है ना लगा रहेगा जी, खोलिएगा तब न दिखेगा, बाहर से देखिए, स्प्लाइजर के बाहर टांगा रहेगा कि देखिए रिले है, अंदर ना रहेगा, सर्किट में लगाया रहता है सब। अभी प्रतिरोधक कहाँ रहेगा, कहाँ गया जी, इसमें प्रतिरोधक है यहाँ पर, तो ये कहाँ रहेगा, तो पीवीसी में लगाया रहता है, सर्किट में लगाया रहेगा। कौन दिखेगा, तो एलईडी दिखेगा, बाहर से जो लाइट ब्लिंक करता है वो आपको दिखेगा। आईसी दिखेगा नहीं, ट्रांजिस्टर दिखेगा, कैपेसिटर, कोई आपको बाहर नहीं दिखेगा, सब अंदर ही लगा रहता है। क्लियर है बालक, अब तो कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पर, सर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये जो होता है अंक को बताता है, ये भी अंक को बताता है, ये गुणक को बताता है और ये सहन सीमा को बताता है। तो एक पॉइंट आपको हम समझा दे रहे हैं सहन सीमा के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे बालक, ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसको टॉलरेंस कहा जाता है, यह सहन सीमा कहा जाता है, ठीक है। सहन सीमा कहेंगे या इसका त्रुटि भी कह सकते हैं, त्रुटि भी कह सकते हैं, गलती। अब ये होता क्या है थोड़ा समझ लीजिए, और ये देखिएगा ये परसेंटेज के टर्म में लिखा रहेगा, अभी आपको दिखाएंगे कलर कोड में, ये परसेंटेज के टर्म में होता है। इस सहन सीमा क्या है समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो जानते हैं कि सर ये प्रतिरोधक बनाता कौन है, तो हम लोगों के पास तो नहीं बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में चाइना मैन्युफैक्चर करता है, आप जानते होंगे, वो कैपेसिटर हो या लिथियम बैटरी हो या प्रतिरोधक हो, चाइना ही बनाता है, हमको भी सप्लाई उसी के पास से आता है, ठीक है, वही प्रतिरोधक बनाता है। तो देखिए प्रतिरोधक बनाने के क्रम में इसको शुद्ध करना पड़ता है, और शुद्ध करने के प्रक्रिया में बहुत ईंधन का खपत होता है, ठीक है, और उसी खपत के आधार पर इसका हम लोग दाम वगैरह रखते हैं। तो अगर हमें किसी कंट्री को या चाइना को ऑर्डर देते हैं कि ये काम कीजिए, हमको 50 लाख प्रतिरोधक बना कर दीजिए, तो बोला कि ठीक है हम बना देंगे। तो अब मान लीजिए कि आप उसको ऑर्डर दे दिए बनाने के लिए, और बना दिया, और जब बना दिया तब आप कहेंगे हम नहीं लेंगे, होता है ना जी, हम नहीं लेंगे, काहे तो आप महंगा दे रहे हैं, देखिए वो देश सस्ता दे रहा है, ठीक है, तो अब उसका बर्बाद हो जाएगा। तो कहा गया अब इस पर हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंडिया बनवाएगा तो कहेगा कि हिंदी में इसका वैल्यू लिखिए, समझ में आ रहा है। जापान बनाएगा तो जापानीज में, जो कंट्री रहेगा वो अपना भाषा लिखवाता है, तब वो कह दिए कि हम भाषा नहीं लिखेंगे। कारण क्या है, जब इस पे आपका भाषा लिख दिया जाएगा तो उसको मजबूरी हो जाएगा कि आप ही को देना है, और नहीं लिखेगा तो किसी भी कंट्री को दे सकता है। दूसरा कि इतना छोटा होता है कि लिखिएगा क्या चीज है, बहुत छोटा होता है, समझ में आ रहा है। अगर लिख भी देगा तो वही प्रॉब्लम है जो बता रहे थे, तो बोला कि इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम इस पे रंगीन वाला चढ़ा देंगे और इसका एक कोड बना देंगे, और उसी कोड का लिस्ट आपको दे देंगे, आप समझते रहिएगा कि इसका वैल्यू कितना है। जिस कंट्री को देना होगा, मान लिया आप नहीं लीजिएगा तो हम इसको बेच देंगे, उसको कलर कोड देंगे कि लीजिए आप निकाल लीजिएगा वैल्यू। अब देखिए उसको दिया गया कि ठीक है बनाओ हम ही खरीदेंगे, तो बोला कि ठीक है बना रहे, पूछे एगो का दाम बताओ, तो बोला कि एगो का दाम 200 रुपया है।
हम बोले कि ये बताओ कि जब प्रतिरोधक इतना महंगा है तो जो डिवाइस बनेंगे तो और महंगा हो जाएगा, और यहाँ का आदमी का आदत है सस्ता खरीदने का, ठीक है। तो इतना महंगा रहेगा। अब मान ली कि बल्ब मिलता है आपका 100 रुपए का, तब आप लगा लेते हैं। ये अगर 1000 रुपया का रहे तो कौन नहीं लगाएगा, भले 10 रुपए वाला 100 वाट का खरीद लेगा, लेकिन ये नहीं लगाएगा। दूसरे के घर से निकाल के लेके आ जाएगा, लेकिन अपने घर में नहीं खरीदेगा, ठीक है। क्यों? महंगा है, उसमें प्रतिरोधक लगा हुआ है। तो देखिए कहा गया चाइना से कि इतना महंगा बनाइएगा तो हमारे पास कोई खरीदेगा ही नहीं, इसके यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप इसको थोड़ा सस्ता कीजिए, आप इसको 100 रुपया के रेंज में लेके आइए या उससे भी कम लेके आइए। तो बोला कि ठीक है आप सस्ता चाहते हैं। हम बोले कि हाँ बिल्कुल सस्ता चाहते हैं, सबको ये चाहता है कि सस्ता मिले। तो बोले कि सस्ता तो देंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा त्रुटि आ जाएगा। त्रुटि का मतलब ये हो गया कि ये अपने वैल्यू से हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा भी काम करे, थोड़ा कम भी काम करे। तो ज्यादा काम करेगा तो प्लस, कम काम करेगा तो माइनस। तो इसने बोला कि जो लास्ट वाला जो रंगीन वलय होगा यही बताएगा कि आपका त्रुटि कितना है। तो हम बोले कि सस्ता कर दो, तो बोला कि ठीक है हम 100 रुपया कर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो डिवाइस है ये 5% ज्यादा भी काम कर सकता है, 5% कम भी काम कर सकता है। मतलब 100 है तो कभी 105 भी हो सकता है, कभी 95 भी हो सकता है। तो हम बोले कि काहे आप सस्ता किए तो इसमें त्रुटि ला दिए। तो बोला कि हमको हर स्टेप में इसको शुद्ध करना पड़ता है। आप कम पैसा दीजिएगा तो हम प्रक्रिया को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसमें ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है, ठीक है। हमने बोला ये भी महंगा है, थोड़ा और कम कीजिए। तो बोला कि ठीक है इसको हम 40 रुपया कर दे रहे हैं, लेकिन जो त्रुटि है वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 10%। क्लियर है? मतलब आपका जो वैल्यू है प्रतिरोध का 10% ज्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है। हम बोले कि और सस्ता कीजिए, और वो खिसिया गया, बोला कि ठीक है इसको हमें 5 रुपया में कर देते हैं, लीजिए। लेकिन इसका प्रतिरोधक, इसका त्रुटि कितना रहेगा, 20%, ठीक है। त्रुटि कितना बालक, 20%। मतलब अपने वैल्यू से 20% ज्यादा और 20% कुछ भी हो सकता है। अब बोला कि इससे भी सस्ता कीजिए, बोला कि मार्ग भगा देंगे, जैसे फ्री में खोजना चाहता है। बोला कि इससे कम पे हम नहीं बनाएंगे, जाइए, जान गए कि इसको लेना नहीं है, ठीक है। तो यही मालूम चला कि सर ये लास्ट वाला यही बनाएगा। फिर हम बोले कि हमको कैसे मालूम चलेगा, जब आप बना के दे दीजिएगा सब एक में फिटा जाएगा, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि 5% वाला है कि 10% की 15%। तो बोला कि देखिए हम लास्ट वाले का एक स्पेशल कलर ले लेंगे। अगर ये कलर सिल्वर का रहेगा, चांदी का, तो याद रखिएगा कि इसमें त्रुटि कितना है, 5%, ठीक है। उल्टा क्या कर दिए, गोल्ड, गोल्ड होगा ना जी, सिल्वर गोल्ड, गोल्डन सिल्वर ना, ठीक है सिल्वर ही है। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर कितना है, गोल्ड, हाँ ठीक है। डायग्राम में कहा थे बालक, कहाँ चला गया, यहाँ पर सुना गई। देखिए लास्ट वाला, इसका एक फॉर्मूला है, बता देंगे आपको लास्ट में। ये कह दिया कि लास्ट वाला अगर गोल्डन कलर का रहेगा, गोल्डन, तो एक त्रुटि कितना रहेगा, प्लस माइनस 5%। फिर कह दिया कि अगर लास्ट वाला सिल्वर कलर में रहेगा तो त्रुटि कितना रहेगा, 10%। और कोई कलर नहीं रहेगा, नन ऑफ दिस, इसमें कोई कलर ही नहीं रहेगा, इसको नहीं रंगेंगे, तीने को देंगे। तो याद रखिएगा इसमें कितना है, अब इससे आगे का तो सवाल है नहीं, ठीक है। तो वो बोला कि हम 3 कंडीशन दे दिए। अगर 5% होगा तो लास्ट वाला कलर गोल्डन, अभी भी गोल्डन है, गोल्डन रहेगा। अगर 10% त्रुटि रहेगा तो ये सिल्वर कलर का रहेगा। अगर कोई कलर नहीं है तो त्रुटि कितना है, 20%। क्लियर है वालों, पहचानने का तरीका हो गया। अब इसी के आधार पर एक कलर कोड दे दिया गया है, इसमें आपको दिखाए भी थे, अलग अलग है कलर के लिए अलग अलग कोड है। और ध्यान देंगे त्रुटि जो है, देखिए यहाँ पर टॉलरेंस, टॉलरेंस कहां से स्टार्ट है, गोल्डन, कितना, प्लस माइनस 5%। हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है,
सिल्वर 10% और नन मतलब कोई कलर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा 20%। इसको वर्णहीन भी कहा जाता है, वर्ण मतलब रंग होता है। तो लिख लिया जाए, परिभाषित कर लेंगे, उसके बाद हम कोड पर आएंगे। परिभाषित किया जाए, कार्बन प्रतिरोधक एवं इसका कलर कोड, इसी में हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं। लिखेंगे पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक सामान्यतः कार्बन के पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक सामान्यतः कार्बन के बनाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोधक सामान्यतः कार्बन के बनाए जाते हैं, अतः इन्हें कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। अतः इन्हें कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। इसी में लिखना होगा कार्बन के प्रतिरोधक सस्ते होते हैं। कार्बन के प्रतिरोधक सस्ते होते हैं, इसलिए विद्युतीय परिपथ में व्यापक रूप से इनका प्रयोग होता है। व्यापक रूप मतलब अधिक मात्रा में इसका प्रयोग होता है जी। बोले ना, मतलब व्यापक है, काफी फैला हुआ है, अधिक मात्रा में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए कार्बन के प्रतिरोधक आकार में छोटे होते हैं। कार्बन के प्रतिरोधक आकार में छोटे होते हैं, अतः इनके मान कलर कोड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हो गया बालक। अब अगले क्लास में इसका कोड का हम लोग बनाएंगे, जिसमें से 4 कॉलम और 13 रो लेना होगा। एक में रंग, एक में अंक, एक में गुणक, एक में सहनसीमा। अगले क्लास में इसको बनाएंगे। कल का जो टाइमिंग होगा हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में, देख लेंगे। चलो जी, इसको रोक दो।